हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसमें मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, सब्जेक्टिव बताऊंगा और एमसीक्यू बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आपको टॉपिक दिख रहा होगा, हमारा जो चैप्टर है सत्ता के नए केंद्र, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको और एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द आएगा क्योंकि ये वीडियो पार्ट्स में आती है हमारी। अगर एक साथ मैंने वीडियो बना दी तो 2-3 घंटे की वीडियो होगी और आप लोग नहीं देखोगे। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे आता है। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर बढ़ते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले संगठन के बारे में। अब देखो, पता है क्या हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, ये डेट मैंने आपको पहले बता रखी है अच्छे से, आपको पूरा याद होगा इसके बारे में। ये हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, शीत युद्ध चला। शीत युद्ध चला तो अब इसके बाद इसके बीच में ही कई सारे संगठन भी बने थे। जैसे कि आप देखोगे यूरोपीय संघ बीच में ही बन चुका था। बट ये समय ना, जब शीत युद्ध चल रहा था तो बहुत छोटे मोटे थे, उतना बड़ा नहीं हुआ था। बट जब शीत युद्ध खत्म हुआ 1991 में, तो ये जितने भी संगठन है ना, चाहे यूरोपीय संघ की बात कर लो, आसियान की बात कर लो, ब्रिक्स की बात कर लो, या फिर सार्क की बात कर लो। सार्क पता है क्या है, दक्षेश को ही सार्क कहते हैं हम, दक्षेश को ही हम सार्क कहते हैं। ठीक है, इनकी बात कर लो। ये काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे शीत युद्ध के बाद, मतलब कि 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो जब ये बने तो ये बहुत स्ट्रांग हो गए थे। और इसमें कई सारे कंट्री भी आ गए 1991 के बाद। इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम, जैसे रूस हो गया, चीन हो गया। चीन भी बहुत पावरफुल कंट्री बन चुका है और आज के टाइम पे अमेरिका को चैलेंज करता है, चुनौती देता है अमेरिका को। इजराइल ऑल्सो, इजराइल के बारे में जानते हो आप लोग, काफ़ी ताकतवर है और इसकी जो एजेंसी है मोसाद, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग है। और भारत ऑल्सो, भारत भी बहुत पावरफुल कंट्री बन चुका है आज के टाइम पे और भविष्य में शायद अमेरिका से भी आगे जाए हम। और जापान, जापान ऑल्सो, जापान भी बहुत ताकतवर बन चुका है। आपको पता होगा जापान पे अमेरिका ने बम गिराया था 1945 में ही, अगस्त 1945 में। हिरोशिमा और नागासाकी, 2 शहर थे जापान के, उस पर परमाणु बम से आक्रमण करा था। और दक्षिण कोरिया, खैर दक्षिण कोरिया उतना पावरफुल नहीं है बट हाँ है, क्योंकि इसकी जितनी भी ना सिक्योरिटी, जितनी भी आर्मी वगैरह डिफेंस है, जितना अमेरिका संभालता है। अमेरिका क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे बट आगे पढ़ेंगे। तो ये सब जितने भी कंट्री है ना, अमेरिका को अच्छे से चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज करते भी हैं, क्योंकि चाइना को देख सकते हो। और इवन भारत भी बहुत ज़्यादा जगह चैलेंज करता है। भारत भी नहीं मानता अमेरिका की बात, वैसे काफ़ी टाइम से नहीं मानता। जब से हमें आज़ादी मिली तब से हम किसी की बात नहीं मानते, हम अपनी चलाते हैं। जो हमारी नीतियाँ होती हैं, हमारी जो प्लानिंग होती है, हमारी अपनी होती है। हम पे किसी का दबदबा नहीं होता, ना अमेरिका का, ना रशिया का भी नहीं होता, ना चाइना का होता है। तो हम अपनी चलाते हैं। जितनी भी हमारी पॉलिसी बनी है, चाहे आप कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे नेहरू जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, या जो प्रेजेंट में है नरेंद्र मोदी जी, इस सब की अपनी नीतियाँ हैं। किसी का दबदबा नहीं है हम पे, कोई भी हो, किसी भी टाइम का हो, आज़ादी से लेके अब तक का। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो फिर मैं बताता हूँ यूरोपीय संघ क्या है और ये कैसे बना। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है, इसके कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्यों इतना ताकतवर है। और फिर आसियान, फिर ब्रिक्स, फिर दक्षेश, और फिर मैं आपको राष्ट्र पे आऊँगा। जो ये देखो 2 पार्ट्स मैंने बना रखे ना यहाँ पे, राष्ट्र और संगठन है, आपको दिख रहा होगा राष्ट्र। ठीक है, और चलो फिर ये राष्ट्र देख लो, आप स्क्रीन पे दिख रहा है राष्ट्र, राष्ट्र दिख रहा होगा। पहले देखो रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ये क्या है राष्ट्र के बारे में। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हाइड हो रहा होगा, मेरी बॉडी आ रही होगी वहाँ पे। ठीक है, चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो सत्ता के नए केंद्र का अर्थ क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है। अब जाहिर सी बात है, कुछ मीनिंग तो होगा, तो क्या हो सकता है मीनिंग, बता सकता है कोई। तो देखो इसका मीनिंग क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, शीत युद्ध के पश्चात, मतलब कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध खत्म हो गया। कब हुआ था खत्म, 1991 में खत्म हुआ था। ये चीज़ तो हर कोई वाकिफ है इससे, हर कोई जानता है इसके बारे में, नो डाउट। तो इसके पश्चात क्या हुआ, विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसे संगठनों की बात हो रही है, मतलब जैसे कि यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, दक्षेश हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन संगठनों की बात हो रही है। तो कुछ ऐसे संगठन तथा देश, देशों में से कौन से आ गए आप रशिया की बात कर लो, चीन की बात कर लो, भारत की बात कर लो, जापान की बात कर लो और दक्षिण कोरिया की बात कर लो। ये 6 कंट्री मैंने पीछे दिखाया था, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। ये प्रभावशाली, मतलब कि इनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया, बहुत प्रभाव रहा रूप से अंतरराष्ट्रीय राजनीति, मतलब जो वर्ल्ड लेवल है ना, पूरी दुनिया, वहां पे एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई, ये भूमिका अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रारंभ कर दिया इन्होंने। और इससे क्या स्पष्ट होता है हमें, मतलब क्या पता लगता है, ये जितने भी संगठन हैं या तथा देश हैं, अमेरिका की एक ध्रुवता को
चैलेंज कर रहे हैं, समक्ष विकल्प के रूप में देखे जाते हैं। मतलब देखो हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ठीक है। हाँ पहले मेरा, आपके हाथ में पेन है कि नहीं है? पेन रखो पहले अपने हाथ में, ठीक है। तो पेन फटाफट ले लेना आप, पॉज करके वीडियो। तो अब अमेरिका शक्तिशाली है, पूरी तरह से पावरफुल है, तो अमेरिका को कोई चैलेंज करने वाला तो होना चाहिए ना। तो ये सारे देश और संगठन आए जिन्होंने अमेरिका को एक ध्रुवता को, मतलब अमेरिका के राजा कि मैं, मेरी चलेगी हर जगह, मैं ही हूं जो हूं, क्योंकि रशिया तो खत्म हो चुका है, जो यूएसएसआर था वो विघटन हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। तो अमेरिका हर जगह ताकत दिखा रहा था। जैसे कि इराक में वो घुस गया 2003 में, मार्च 2003 में मैंने पढ़ाया था ना आपको पीछे, और 1991 में भी करा था, और 90 में भी कर गया, घुस गया इराक में। तो कहीं कहीं अपनी पावर दिखा रहा था वो, और भारत में भी इंटरफेयर कर रहा था 2004 में। 2004 में जब प्राइम मिनिस्टर हमारे ये थे मनमोहन जी, तो उसमें भी इंटरफेयर कर रहा था। जॉर्ज बुश शायद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट था अमेरिका का, तो इंटरफेयर कर रहा था भारत में, बट हमने तो भगा दिया था वहाँ पे कि तुम कौन हो भाई, वो तो हमारी नीतियाँ होगी ना, हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। कश्मीर में बहुत ज़्यादा वो इशू कर रहा था कि कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा कश्मीर में, ये सब उनकी ये है, अमेरिका बस ऐसी करता रहता है। तो 2004 में भगा दिया मनमोहन जी ने, ठीक है। तो ये सब 2004 की बात है। खैर ये अमेरिका ऐसी करता रहता था, और अमेरिका हर जगह अपने आप को दिखाता है कि मैं ही हूँ जो हूँ, बट ऐसा है कुछ नहीं। वो खुद अमेरिकन नहीं है, पहली बात तो आपको पता होगा, ये खुद यूरोपियन है। डोनाल्ड ट्रंप तो कहता था ना कि हम ये हैं वो हैं, कुछ नहीं है, सब ऐसी हैं, जो है भारत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब तो विश्व राजनीति में क्या हुआ, दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने, मतलब कि किसकी बात हो रही है, दो ध्रुवीयता का मतलब कौन, एक था अमेरिका, एक था सोवियत संघ। सोवियत संघ तो टूट गया, तो सोवियत संघ के टूटने के बाद क्या हुआ, स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। मतलब कि अमेरिका जो ताकतवर बन रहा था, अपनी चला रहा था हर जगह कि मैं ही हूं जो हूं, तो उसको क्या करे, चैलेंज करने लग गए, एक चुनौती देने लग गए उसकी ताकत को, और ऐसा हुआ भी। इवन आज के टाइम पे अमेरिका कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जितने हैं सारे कंट्री हैं। जहां पे अमेरिका है ना, वहां पे भारत भी है, ठीक है। तो भारत की बहुत ताकतवर है, और रशिया भी है, चाइना भी है, और दक्षिण कोरिया भी है, और जापान भी है, ठीक है। ये सारे कंट्री हैं, सब ताकतवर हैं। तो इसी का मतलब ये है, समझे इतना। अब बात करते हैं सीधा संगठन पे। तो पहला हमारा यूरोपीय संघ है। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो कुछ भी, अगर कहीं पे कोई डाउट हो, या फिर मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो यूरोपीय संघ की बात करते हैं। तो यूरोपीय संघ क्या है, तो देखो अब हुआ क्या था, ये जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो जो यूरोप के कंट्री जितने थे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, उनकी अर्थव्यवस्था ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो अमेरिका ने एक योजना चलाई थी जिसे मार्शल योजना कहते हैं। कब चलाई थी, 1948 में, मार्शल योजना कहते हैं। इसने क्या करा था, अमेरिका ने जो यूरोप के कंट्री हैं इनकी अर्थव्यवस्था को फिर से, मतलब कि अच्छे से बनाने के लिए बहुत सारी मदद करी थी। मार्शल योजना एक योजना चला दी थी जिसे नाम से जानते हैं, और 1948 में चलाई गई थी। ये डेट याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि अमेरिका ने जो मार्शल योजना चलाया था वो कब चलाया था। आपको ऑप्शन दे देंगे, 1948, 1949, 1950, 1951। 1949 में नाटो बना था, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी हो रहा है, नाटो मैंने बता रखा है, नाटो की फुल फॉर्म पता है तो कमेंट में बता सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मार्शल योजना के तहत क्या करा, जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कर दी। कौन सी संगठन, देखो यहाँ पे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ पे एमसीक्यू बनाते चलो आप लोग। और जिसके माध्यम से क्या करा, जितने पश्चिमी यूरोप, एक था पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप किसमें थे, नाटो वाले थे, और जो पूर्वी यूरोप है ये यूएसएसआर वाले थे। तो इनको क्या करा, देशों की आर्थिक मदद की गई। मतलब कि आर्थिक मदद क्या होता है, देखो वहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका था, इसके लिए पैसा लगेगा ना बनाने के लिए, रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कुछ भी बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो ये आर्थिक मदद करता था जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से इनका खड़ा हो सका। यूरोपीय जो यूरोपियन कंट्रीज थे, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये कई सारे कंट्री हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मदद करी थी अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत, ठीक है। अब 1900, अब यही देखो आगे जाके क्या बन गया, 1957 की बात आ गई। पहले 1948 की बात चल रही थी, अब लगभग 10 साल मान लो, 9 साल है बेसिकली, तो मैं लगभग 10 साल कह रहा हूँ। तो इसमें 6 कंट्री, तो फ्रांस हो गया, पश्चिमी जर्मनी। अब देखो यहाँ पे पश्चिमी जर्मनी क्यों आ रहा है, क्योंकि जो पूर्वी जर्मनी किसकी साइड है, ये इसकी साइड है, यूएसएसआर की साइड। आपको पता होगा 1961 में क्या बना था, बर्लिन की दीवार बनी थी ना, बंटवारा हो गया था ना जर्मनी से। बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी है आज के टाइम पे।
ठीक है। तो फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन्होंने क्या करा, रोम की यहाँ पे संधि हुई। तो 1957 कंट्री, ये याद रखो और संधि याद रखो। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते चलना है हमें, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। इन्हीं के माध्यम से क्या करा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कर दिया। तो ये क्या, ये गठन हो गया 1957 में रोम की संधि के तहत। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी बना देंगे कि जो ये आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन हुआ है, कौन सी संधि के तहत हुआ है। तो पेरिस की संधि दे देंगे आपको, रोम की संधि दे देंगे, नीदरलैंड की संधि दे देंगे, कोई भी संधि दे देंगे आपको, और आपको वहां पे क्वेश्चन करना है हैंडल। ठीक है, तो ये हुआ था रोम की संधि के तहत, तो ये याद रखना है आपको। और फिर आगे जाके 1979 में क्या हुआ, जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट, अब यूरोपीय पार्लियामेंट भी आ चुका है, इसका भी गठन हो गया। बाद में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। मतलब देखो, जो ये आर्थिक समुदाय था, मतलब कि सिर्फ अर्थव्यवस्था संबंधित बात करता था, पैसों से रिलेटेड बात करता था कि इतना फंड चाहिए, ये हमें बनाना है। बट आगे जाके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एक समुदाय बन गया, स्वरूप, मतलब कि एक राजनीति में आ गया, पॉलिटिकल वर्ल्ड में इंटरफेयर करने लग गया कि अब हमारी प्लानिंग चलेगी, हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने लग गई यहाँ पे। ओके, और फिर यूरोपीय संघ में आगे जाके क्या हुआ, अब सोवियत संघ खत्म हो चुका है, शीत युद्ध खत्म हो चुका है। तो 1992 में क्या करा, यहाँ पे एक संधि होती है, यहाँ पे संधि का याद रखो, maastricht संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। यूरोपीय संघ का गठन हुआ, तब जाके यूरोपीय संघ बनता है 1992 में। और इसकी जब संख्या थी 27 थी, बेसिकली 28 हो सकती है क्योंकि लंदन ब्रिटेन बाहर निकल चुका था। तो वर्तमान में 27 है, ध्यान रखना 27। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है संख्या पे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए एमसीक्यू में। अब बात करते हैं इसके सदस्य की, बात करते हैं। तो ये सारे सदस्य हैं, खैर आपको सारे सदस्य याद नहीं करने, बट आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। तो ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, आयरलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग है, माल्टा है, नीदरलैंड है, पुर्तगाल है, स्वीडन है और स्पेन है। और 2016 में, आई एम सॉरी मेरा टेक मिस्टेक हो गया, 2016 में क्या हुआ, एक जनमत संग्रह हुआ, और इससे क्या हुआ, ब्रिटेन ये अलग हो गया, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया, जनमत संग्रह हुआ, जिसे ब्रिक्स कहते हैं हम। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रेक्जिट। तो ये अलग हो गया, ब्रेक्जिट मतलब कि ब्रिक्स एग्जिट हो गया, बाहर निकल गया। ओके, तो 2016 में ये क्वेश्चन भी बनता है कि ब्रिटेन कब अलग हुआ था यूरोपीय संघ से, तो 2016 में हुआ था। तो ये ध्यान रखना, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा ये। ओके, और अब बात करते हैं, तो अब 2022, मतलब मेरे टंग बड़ा मिस्टेक हो रहा है, 2020 की बात हो रही है, डेट पे बड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। तो जनवरी 2020 में कितने हो गए, अब ये पुराने सदस्य में से एक सदस्य था यूरोपीय संघ का। ठीक है, 2020। तो अब बात करते हैं आगे, तो अब नए सदस्य कौन कौन से हैं। तो ये तो पुराने सदस्य हैं 2020 से पहले, एस्टोनिया, लातविया, लुथानिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, स्लोवेनिया। तो ये सारे कंट्री हैं, और वर्तमान में कितने सदस्य हैं यूरोपीय संघ के, 27। ठीक है, याद हुआ यहाँ पे, कोई डाउट है आपका तो पूछो फटाफट, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कुछ उद्देश्य। अब जाहिर सी बात है, कुछ जब बनता है तो कुछ उसके ना उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य मतलब कि कुछ मोटो होगा, कुछ मोटिव होगा कि हमें क्या क्या करना है। अब कुछ बना रहे हो आप लोग, तो क्यों बना रहे हो, रीजन तो होगा ना बनाने का। तो इसके उद्देश्य देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट, एक समान विदेश नीति होनी चाहिए, सुरक्षा नीति होनी चाहिए, कि मतलब अगर फॉरेन पॉलिसी है और जितनी भी डिफेंस की नीतियां हैं, प्लानिंग है, डिफेंस प्लानिंग, ये एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब कि मान के चलो मैं हूँ और आप हो, तो हमारी सोच ना मिलती जुलती रहनी चाहिए। तो एक मिलती जुलती सोच होनी चाहिए, विदेश नीति या सुरक्षा नीति। और जो भी आंतरिक मामले हैं, फॉर एग्जाम्पल मानो कि ये है फ्रांस और नीदरलैंड, इनके बीच में कुछ कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो ये ना बात करके उसे सुलझाएंगे, कि अब बात करोगे, ऐसा नहीं कुछ भी अपने प्लानिंग से आक्रमण कर दोगे, इस पर हमला नहीं करना। तो आंतरिक मामले हो गए, न्याय से जुड़े मामले, इस पर सहयोग होगा। एक समान मुद्रा, यूरो की बात हो रही है, तो यूरो जो मुद्रा है एक समान होगी। यूरोप की मुद्रा क्या है, यूरो। और वीजा मुक्त आवागमन, मतलब कि यूरोपियन कंट्री है ना, वहाँ पे विदाउट वीजा आप आ जा सकते हो। पाकिस्तान जा सकते हो आप लोग वीजा के बिना, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अफगानिस्तान बिल्कुल भी नहीं जा सकते, बट यहाँ पे जा सकते हो। मान के चलो कि आप जर्मनी में हो, तो बिना वीजा से और जो बॉर्डर कंट्री है वहाँ पे भी जा सकते हो। और ऐसा बहुत लोग करते भी हैं, इंडियंस भी करते हैं और फॉरेनर्स भी करते हैं, क्योंकि ऐसे कई से कंट्री हैं कि मान के चलो एक कंट्री में सामान महंगा है और दूसरी कंट्री में सामान सस्ता है। तो पता क्या करते हैं लोग, उस जो बॉर्डर कंट्री है ना उसके आसपास घर लेते हैं, और सामान लेना हो तो बॉर्डर पार करके सामान ले आते हैं इस कंट्री में, और फिर वो काम करते हैं। तो ऐसा भी होता है,
ठीक है, क्योंकि कंट्री की होती है ना ये चीज़ें, तो ये सब चीज़ें होता है। अब कुछ विशेषताएं इसकी, तो विशेषताएं जान लेते हैं। तो आर्थिक सहयोग फर्स्ट विशेषता इसकी, यूरोपीय संघ की संस्था से बदलकर राजनीतिक हो गया है। तो ये हो गया राजनीतिक संस्था हो गया, पहले क्या था आर्थिक सहयोग था, बट आगे जाके ये राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया, फर्स्ट विशेषता। और यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है, तो एक बहुत बड़ा राज्य राष्ट्र की तरह कार्य करने लगा है। आजकल मेरी टंग बड़ी मिस्टेक हो रही है, सच बता रहा हूँ, मेरी जबान फिसल रही है। ठीक है, मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ ना। आप लोग पढ़ो फटाफट इसको और समझो इसको। ठीक है, समझ आया? हाँ, ओके। तो एक विशाल राष्ट्र बन चुका है, देश बन चुका है, और इसका एक अपना झंडा है, ये भी याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपना राष्ट्रगान है, इनका गान है, और दिवस है, और अपनी एक मुद्रा है, यूरो मुद्रा है ना, बताया था ना पहले। और जितने भी अन्य देश हैं इनके मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति बना रखी है। तो जितने भी और देश हैं यूरोपीय संघ में, सभी के बराबर पॉलिसी होती है, सबकी सोच एक जैसी है। और यूरोपीय संघ का झंडा ये क्या है, 12 सोने के सितारे हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की क्या बताते हैं, पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। तो ये 12 सितारे क्या बताते हैं हमें, ये सब चीज़ें बताते हैं किसके, यूरोपीय संघ के झंडे में जो 12 सोने के सितारे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बताया जा रहा है यहाँ पे। अब ताकतवर बनने का कारक क्या विशेषता है, मतलब कि ये ताकतवर क्यों बन गया। तो आपको पता होगा 2005 में ना ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इवन अमेरिका को भी चैलेंज कर दिया था इसने, और इसका जो सकल घरेलू उत्पाद ना अमेरिका से भी ज़्यादा था। और इसकी मुद्रा है यूरो, ये मैंने पहले बता रखा है। और अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर को लिए खतरा बन गई थी। अब जाहिर सी बात है, डॉलर है, डॉलर ताकतवर है, अब उसको चैलेंज करने आएगा तो खतरा तो लगेगा ना। तो अमेरिका को खतरा लग रहा था, डर लग रहा था कि अब तो मैं गया, अब मैं ख़त्म। बट ऐसा हुआ नहीं, फिर से बैलेंस हो गया ये। और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी ज़्यादा है, तो व्यापार बहुत ज़्यादा करता है, 3 गुना है इससे। ठीक है, अमेरिका से बहुत ज़्यादा करता है व्यापार, जाहिर सी बात है करेगा ना। बताओ 27 कंट्री है, वो अकेला कंट्री है, चैलेंज तो करेगा ही। और इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी है। तो यूरोप में तो है ही, ये एशिया में भी है, और अपना अफ्रीका में भी है इसका, भारत में भी है इसका प्रभाव, नो डाउट। भारत से भी बहुत ज़्यादा व्यापार होता है यूरोपीय संघ से। और विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। तो विश्व व्यापार संगठन है, बताया था मैंने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और एमसीक्यू में बनेंगे। तो मैं एमसीक्यू में आपको बताता चल रहा हूँ, तो याद रखना है आपको, और सारे क्वेश्चन हैंडल करने हैं। और इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी ज़्यादा है, ये चीज़ें आपको बता दी मैंने। और इसका एक सदस्य है फ्रांस, फ्रांस है ना, फ्रांस बहुत ताकतवर है। ये क्या है, सुरक्षा परिषद है, उसका अस्थायी सदस्य है। अब देखो ये क्या है, पहले मैं बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुने हो, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसमें 5 कंट्री है ना, उनके पास वीटो पावर है, मतलब वो परमानेंट मेंबर हैं, अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन है, एक तो फ्रांस यहाँ पे दिख रहा है एक, और एक है अमेरिका ले लो आप, एक है चीन ले लो आप, एक है रशिया ले लो आप, और एक है ब्रिटेन। ठीक है, और फ्रांस, फ्रांस तो पहले बता दिया। तो ये 5 कंट्री क्या है जिनके पास वीटो पावर है, और 10 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं है, वो 2 साल के लिए मेंबर बनते हैं। ठीक है, और यूरोपीय संघ की अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। तो यूरोपीय संघ की नीतियां सभी को प्रभावित करता है। और फ्रांस के पास परमाणु शक्ति संपन्न देश है, फ्रांस ताकतवर है, परमाणु देश है ये, तो इसके पास परमाणु बम भी है। ठीक है, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। तो ये सभी जगह इंटरफेयर कर सकता है, बहुत ताकतवर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहते हैं ना कि ताकत जो होती है, ये है यूरोपीय संघ में एक मिलजुल के काम कर रहे हैं, और सभी की बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं, और ऐसा देखने को भी मिला है हमें। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, ये एमसीक्यू में बनेंगे, थियोरेटिकल भी बन सकते हैं, तो आपको सारे हैंडल करने हैं। अब इसकी कुछ कमजोरियां हैं, जाहिर सी बात है खटपट तो होता है, जहाँ पे 2 बर्तन रहेंगे वहाँ पे खटपट तो होगा ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो कमजोरियाँ और कुछ सीमाएं, तो इसके सदस्य जितने भी हैं, विदेश नीति और रक्षा नीति में जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, जैसे इराक पर हमले के मामले में। तो अब जाहिर सी बात है, इराक पर हमला कर रहा था, तो कुछ कंट्री, मतलब फ्रांस ने मना कर दिया था कि हम हमला नहीं करेंगे इराक पे, क्योंकि उसका कुछ बेनिफिट नहीं था, दिख नहीं रहा था उसको बेनिफिट। बट फिर भी गए, क्योंकि नाटो वाले जा रहे थे ना, इसीलिए गए। ठीक है, तो ये भी होता है। और 2003 की बात है ये,
यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी। तो जो यूरो मुद्रा है इस पर भी कहते हैं कि हम नहीं लागू करेंगे, ये हमारी मुद्रा नहीं है। तो डेनमार्क और स्वीडन ये क्या करते हैं, जो maastricht संधि है ना और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध कर किया है। तो दो कंट्री स्वीडन और डेनमार्क इन्होंने तो विरोध भी करा है मुद्रा को मानने से। तो ये संधि याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य हैं अमेरिका गठबंधन में थे, तो अमेरिका से साथ में थे, ये सभी थे, मतलब ऑलमोस्ट तो सभी थे ना। तो अमेरिकी गठबंधन में थे, अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं। और ब्रिटेन भी अलग हो गया 2016 में, जन्म संग्रह के द्वारा अलग हो गया, और जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। और ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, तो ब्रिटेन नहीं है, 2016 में आउट हो चुका है वो, ठीक है। कब? 2016 में। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करो, फीडबैक दो, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपको, अच्छा लगा नहीं लगा, आप और क्या हम सुधार कर सकते हैं, और क्या चाहिए, नीड क्या है आपकी, फटाफट बताऊँ मैं। और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 249 में है। इसमें लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, स्पेशल नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पीडीएफ मिल जाएंगे, और वीकली एंड मंथली टेस्ट। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का है। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। और चलो फिर देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। और भी बहुत कुछ मैंने बताया आपको, और आती रहती है वीडियो इस चैनल पे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।